अच्छा, दिस इज द कूलिंग कर्व। हमने यही देखा था पहले कि अगर आपके पास आइसोथर्मल टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है या आइसोथर्मल टीटीटी डायग्राम्स हैं, तो उसके लिए डॉटेड लाइंस फॉलो होंगी। ये डॉटेड लाइन बेसिकली ये दो डॉटेड लाइन होंगी। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो ये सॉलिड लाइंस जो है ये डोमिनेट करेंगी प्रोसेस को। ऑलराइट, इस तरह की सॉलिड लाइंस। इसमें ये कॉन्टिन्यूस कूलिंग लाइन आ रही है जो कि मुस्तकिल ठंडी हो रही है। अच्छा, लेट्स फर्स्ट लुक इनटू एन एग्जांपल जिसमें हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को यूज करेंगे। और आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर 0.45% कार्बन इन एन आयरन कार्बन एलॉय। अच्छा, दिस इज अ कॉम्पोजिशन जो कि यूटेक्टिक से पहले की है, यूटेक्टिक से आगे की है? कुछ याद है? यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन याद है क्या होती है? यूटेक्टिक से पहले की है। वेरी गुड। यूटेक्टिक तकरीबन 0.76 के करीब होता है, तो ये उससे पहले की है। You have to sketch and label the time temperature paths. और किस चीज के लिए? To produce the following microstructures. A microstructure ये है, you have a pro-eutectoid ferrite phase, यानी कि eutectoid से पहले बनने वाला ferrite phase, and coarse perlite. तो if you look at the diagram for 0.4% 5% carbon alloy, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये eutectoid टेम्परेचर है और ये ब्लू लाइन जो है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रो यूटेक्टॉइड एल्फा है या प्रो यूटेक्टॉइड फेराइट है। जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है वो क्या है? प्रो यूटेक्टॉइड फेराइट बनाना है और कोर्स परलाइट बनाना है। नाउ टेल मी, कोर्स परलाइट के लिए आपको टेम्परेचर अंडर कूलिंग ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? सर कोर्स के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और अंडर कूलिंग कम चाहिए। व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल फर्स्ट मेक फेराइट या प्रो यूटेक्टॉइड फेराइट एंड देन परलाइट। कोर्स परलाइट बेसिकली डेवलप्स एट हायर टेम्परेचर। परलाइट की रेंज क्या है? ये सारी परलाइट की डोमेन है। तो आप ऑस्टेनाइट रीजन में थे, वहां से रैपिडली कूल हुआ। अब रैपिडली कूल कहां तक करना है? मैं ये भी कर सकता हूं कि इस लाइन को नीचे लेके आ जाता और यहां से परलाइट बनाता। ये भी कर सकता था कि इसको बिल्कुल इस लाइन के करीब ले आता। पहली चीज तो ये आपने इसको अपर रीजन में रखना है। अगर मैं इस रीजन को परलाइट के रीजन के दो हाफ में डिवाइड करूं तो आपने अपर रीजन में रखना है ताकि टेम्परेचर रिलेटिवली हायर हो। दूसरी चीज ये कि आपने ऐसी जगह पे आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जहां पे रफली जो ये डिस्टेंस है प्रो यूटेक्टॉइड एल्फा का, ये तकरीबन बराबर हो, परलाइट के बराबर हो। ग्रीन लाइन is basically starting of perlite और red line is basically end of transformation of perlite। तो जो अनस्टेबल ऑस्टेनाइट इस रीजन में होगा, अनस्टेबल ऑस्टेनाइट जो होगा यहां से यहां तक वो रफली 50% के करीब करीब कन्वर्ट हो जाएगा प्रो यूटेक्टॉइड अल्फा में, और रिमेनिंग 50% जो है वो तकरीबन कन्वर्ट हो जाएगा परलाइट में। तो दिस इज बेसिक, द ब्लू लाइन इज द isothermal transformation path for getting the structure having these two phases. Clear enough? ये चीज क्लियर है? यस सर। और जब यहाँ पे परलाइट बन जाएगा इस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद, कभी भी यू कैन कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर, इट डजंट मैटर। उसके बाद कोई और फेज नहीं बनेगा। सिमिलरली द सेकेंड part was that you need 50% fine perlite and 50% bainite. आपको पता है कि परलाइट फाइन जो है वो लोअर टेम्परेचर पे बनता है, तो फर्स्ट मेक परलाइट देन बेनाइट। फाइन परलाइट के लिए आप क्या करेंगे? लोअर टेम्परेचर यूज करेंगे।
तो व्हाट यू डू इज यू रिमेन क्लोज टू दिस लाइन, परलाइट लाइन, और कहाँ तक आएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक यू हैव 50% ट्रांसफॉर्मेशन इनटू परलाइट। सेंट्रल लाइन जो है 50% परलाइट है, आगे जाते जाएंगे तो वो 100% फाइन परलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट के आने के बाद ठंडा करना है। तो यू कूल्ड योर मटेरियल अगेन, और उसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहां तक 50% परलाइट बन गया, और जो रिमेनिंग 50% ऑस्टेनाइट है, अनस्टेबल ऑस्टेनाइट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 50% बेनाइट में। और जब ये कन्वर्जन हो गई यू कैन कूल इट डाउन टू द रूम टेम्परेचर। देन यू हैव अ प्रॉब्लम जिसमें आपने 100% मार्टेनसाइट बनाना है। 100% मार्टेनसाइट बनाने के लिए आपको क्वेंच करना है, आपको इन कर्व्स को टच नहीं करना, तो यू विल कूल इट डाउन रैपिडली। ना आप 50% पे होल्ड करेंगे ना आप 90% पे होल्ड करेंगे, यू विल ब्रिंग आउट टू रूम टेम्परेचर। ये आपको 100% मार्टेनसाइट बनाने के लिए ये लाइन यूज करेंगे। और देन यू हैव 50% मार्टेनसाइट एंड 50% ऑस्टेनाइट। तो आप क्या करेंगे, इसको अगेन रैपिडली क्वेंच करेंगे, 50% की लाइन पे आके यू विल होल्ड, तो आपके पास 50% मार्टेनसाइट बन जाएगा और 50% रिटेन्ड ऑस्टेनाइट हो जाएगा आपके पास। These are the temperature paths that you have to follow, or cooling paths that you have to follow in order to get the desired structures. Is it clear enough? इसमें कोई डाउट हो या कोई चीज ना समझ आई हो? ये आखिरी वाला रिपीट कर दे। 50% मार्टेनसाइट एंड 50% ऑस्टेनाइट वाला। यस सर। ये जो लाइन है देखें, ये रेड लाइन जो है इट इज स्टार्ट ऑफ मार्टेनसाइट। रेड लाइन जो है डॉटेड लाइन जिसके आगे 50% लिखा हुआ है, इट इज अ लाइन, अगर इस पे आप होल्ड करेंगे तो 50% मार्टेनसाइट बनेगा और 50% रिटेन्ड ऑस्टेनाइट या ऑस्टेनाइट बन जाएगा। जो ऑस्टेनाइट है वो किसी चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने मटेरियल को ठंडा करके डायरेक्ट इस लाइन के ऊपर लेके आएंगे, इस टेम्परेचर के ऊपर, और उस पर होल्ड कर देंगे। तो ये जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 50% मार्टेनसाइट और 50% रिटेन्ड ऑस्टेनाइट या ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यू कैन कूल इट डाउन टू रूम टेम्परेचर। जैसे ये लाइन आपको यहाँ पे दिखाई है पार्ट डी के लिए, दिस ग्रीन लाइन, दिस इज फॉर पार्ट डी वेयर यू हैव 50% मार्टेनसाइट एंड 50% ऑस्टेनाइट या रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। क्लियर है? जी Yes, sir. Clear है sir. all right, now we look at some of the heat treatments या thermal processing of metals. Annealing is one of the treatment. Annealing is a treatment जिसमें आप ये करते हैं कि you make soft steels for good forming. Steels को different shapes देने के लिए you need to have steel which is soft. तो आप क्या करते हैं कि ऑस्टेनाइट तक हीट करते हैं मटेरियल को और स्लोली कूल करते हैं, cool it slowly in the furnace to get a coarse perlite. Coarse perlite is softer. और फर्नेस में कूल करने का मतलब ये है कि आप इसको हीट करके ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक लेके गए, लेट्स से अबव 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड लेके गए, लेफ्ट इट देयर फॉर सम टाइम ताकि सारा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद यू टर्न ऑफ द फर्नेस। तो जैसे जैसे फर्नेस ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे आपका सैंपल ठंडा होता जाएगा एंड इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू कोर्स परलाइट। दिस ट्रीटमेंट इज नोन एज annealing. Heating to austenite and cooling down slowly within the furnace is basically known as annealing. Normalizing ऑलमोस्ट सेम चीज है, लेकिन इसमें कूलिंग रेट थोड़ा सा फास्ट होता है। फास्ट कैसे होता है कि आप सैंपल को ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक लेके जाते हैं एंड देन यू टेक आउट द सैंपल फ्रॉम द फर्नेस और उसको एयर कूल करते हैं। रादर देन कूलिंग इन द एयर यू कूल इट इन एयर विच इज रिलेटिवली फास्टर कूलिंग। उससे होता ये है कि यू हैव फाइन ग्रेन्ड स्टील्स. फाइन ग्रेन्ड स्टील्स आर relatively tougher than coarse grained steels. All right. Then you have a treatment of spherodizing, जिसमें आप स्टील्स को बहुत सॉफ्ट कर देते हैं ताकि उनके ऊपर मशीनिंग ऑपरेशंस जो है वो आराम से हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं आप कि यू हीट द मटेरियल जस्ट बिलो द यूटेक्टाइल टेम्परेचर और वहां पे होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस 15 to 25 आवर्स, ताकि आपका जो सीमेंटाइट है वो स्फेरिकल फॉर्म में आ जाए।
which is also known as spherodizing. Quenching क्या होती है कि you heat the material to a suitable temperature, normally austenite temperature से ऊपर, and cool it rapidly either in water or oil or another medium जो आपको fastest cooling rate दे, and you transform the material to a fully hardened structure. Hardest structure में convert करते हैं, और वो structure कौन सा है? Martensite structure है. Since martensite is very hard, it is also very brittle. तो आप इस martensite को दोबारा reheat करते हैं at times ताकि इसको थोड़ा सा soft कर सकें, which is known as tempering. Reheating the quenched steel at a low temperature. जो आपने steel quench किया है, you reheat that material to a lower temperature ताकि कार्बाइड्स जो हैं Fe3C के जो कार्बाइड्स हैं, आयरन कार्बाइड जो है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाए. इससे आपको थोड़ी सी टफनेस मिल जाती है मटेरियल के अंदर, ब्रिटलनेस कम हो जाती है और टफनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है. टू रिलीव द ब्रिटलनेस ऑफ फुली हार्डन स्टील्स, जो मार्टेनसाइट के अंदर ब्रिटलनेस होती है, इट गेट्स रिलीज्ड टू एन एक्सटेंट, और टफनेस मटेरियल की या डक्टिलिटी मटेरियल की थोड़ी सी बढ़ जाती है. ऑलराइट, दीज आर 5 of the most common thermal processing that are applied onto steel grades. Alright, annealing, normalizing, spherodizing, quenching, and tempering. We'll have a look at them in more detail in our next class.